नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। आइए आज हम मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने थिएटर में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपना नाम किया है। आपने फिल्म तो देखी होगी जोरम, उसमें उनने एक पुलिस वाले का रोल किया है। आइए मुलाकात करते हैं जेकी भावसार से। और जेकी भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। आपने बचपन में जैसे बच्चे सोचते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, तो आपकी क्या प्लानिंग पहले से ही थी कि मैं एक्टर ही बनूंगा? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि एक्टर बनना है। और सच कहूँ तो एक्टर बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है विदिशा। विदिशा के पास एक छोटा सा कस्बा है शमशाबाद, अब तो तहसील हो गया है वो, और मैं वहाँ से हूँ। तो अब ऐसी जगहों पर ना कोई हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फिल्मी है, ना ऐसा कभी कोई किसी ने कुछ किया नहीं है पूरे ख़ानदान में। तो ऐसा सोचना भी मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यार कभी एक्टर बनना है, ये सारी चीज़ें करनी थी। हाँ, ऐसा लगता था बचपन में, अगर दोस्तों के साथ बातचीत होती थी तो तब ऐसे ज़रूर होता था कि यार कभी कोई फिल्म आई तो पुलिस वाले बॉर्डर देखी तो सोचा कि यार आर्मी में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई क्रिकेट के ऊपर फिल्म देखी तो ऐसा लगा कि यार क्रिकेटर बनना है। कोई गाने वाली फिल्म देखी तो ऐसा लगा कि यार सिंगर बनना है। तो बचपन में इस तरह की चीज़ें होती थी और ऐसा तय नहीं था कि कभी एक्टर बनना है। वो एक डेस्टिनी है और मेरी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें घटी हैं वो इसी तरह से घटी हैं कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और उससे जुड़ गया हूँ। तो एक छोटे से गाँव से हूँ मैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है। वो तो मैं भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद में काम की तलाश में मैंने बहुत सारे काम करते करते एक काम मुझे ये भी मिला और फिर ये काम मैंने कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से मेरे भोपाल आए आपने अलग अलग जगह काम किया, पर कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी कि नहीं मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। मतलब एक्टिंग वैसे अपन पिक्चरों में देखते हैं कि इसका रोल किया था, जैसे आप बता रहे हो कि मैं डॉक्टर का देख लिया या पुलिस वाले का देख लिया, पर एक्टिंग की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी कि मतलब कहीं प्ले देखा हो या कुछ देखा हो ऐसा कि नहीं मुझे करना चाहिए। हाँ प्रांजल, मेरी दरअसल शुरुआत भोपाल आने के बाद ही हुई है। मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ से अगर मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ और मुझे इस तरह की एक्टिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं उसमें जुड़ने का जो मौका मिला है वो भोपाल पहुँचने के बाद ही मिला है। इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं था। तो एक रोज़ हम क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते भोपाल में पतंगबाजी का बड़ा माहौल है और पतंग कटकर ऐसे जा रही थी, तो हम सारे बच्चे पतंग को लूटने के लिए भागे और रविंद्र भवन के पास वो पतंग एक पेड़ में जाके फंस गई और हम सब वो वहाँ पहुँच गए बच्चे। तो हम देखते हैं कि यार कुछ लोग जो हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, और एक गार्डन के अंदर कोई था जो उनको रिहर्सल करवा रहा था किसी नाटक की, नुक्कड़ नाटक की रिहर्सल चल रही थी। तो हम वही देख रहे थे। मैंने कहा यार ये किस तरह से ये लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, तो क्या करा जाए, मतलब ये कर क्या रहे हैं। तो हम देख के बच्चों की तरह जैसे तमाशे होते हैं उसकी तरह हम उसको देखने लगे और हंसने लगे खूब। वो पहली बार देखा टीवी, पहले तो टीवी पे देखा था, लाइव पहली बार देख रहे थे कि ये एक्टिंग करते। नहीं, पता ही नहीं था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है, किसी ने किसी को मार दिया है, तो ये लड़ाई हो गई है और ये कुछ बातचीत चल रही है इनकी और कुछ हो गया है। तो हम उसको वैसे ही देख रहे थे, किसी कुछ हो गया है जैसे। तो फिर वो जो सिखा रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो हमारी कॉलोनी में किराए से रहती थी, हम उनको अच्छे से जानते थे। हाँ, तो वो डायरेक्टर है, तो वो उनको डायरेक्ट कर रही थी उस टाइम पे, वो सिखा रही थी। तो हमने कहा कि कुछ नहीं, हम तो अपनी पतंग लूटने आए थे और ये क्या हुआ ऐसे करके पूछ लिया बच्चों की तरह। तो उन्होंने कहा कि ये नाटक की रिहर्सल चल रही है। वो पहला शब्द था नाटक और रिहर्सल जो हमारे कानों में पड़ा, कि हमको पहली बार पता चला कि ये जो चीज़ है, ये नाटक जो है ये वो कर रहे हैं, ये असलियत में कोई रो नहीं रहा है, नाटक हो रहा है ये। तो मैंने कि ये क्यों कर रहे हैं। तो कह ले कि कुछ नहीं, ये नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन के लिए ये टीम जाने वाली है और जगह जगह जाएगी, ऐसा ऐसा, तुम भी कर लो। तो हम कहाँ से कर लें यार, हम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। सुनाई पहली बार, क्योंकि उस टाइम तो हम बढ़िया दुकान पे काम करते थे, तो ये सब चीज़ें करने में और देखने में मज़ा लगता था। तो मजाक नहीं उड़ाते जैसे कि यार क्या कर रहे हैं लोग बेवकूफ़ी जैसे, हंस रहे, गा रहे, रो रहे। तो वैसा वाला माहौल हमारे लिए रहा। लेकिन उन्होंने फिर हमको कहा कि अरे कर लो, तुम भी कर सकते हो, आओ कर लो।
तो मुझे और मेरे 2-3 दोस्तों को उन्होंने कुछ लाइंस और स्क्रिप्ट जैसा हिंदी पढ़ना आती थी, तो कह ले कि ये ऐसे बोल के करो, तो हमने बोल के कर दिया। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो फिल्मों का, फिर हम गांव में रहते थे तो सब मिमिक करते थे, एक्टिंग और वो सारी सब कुछ चीज़ें, तो वो हमने कर दिया वैसे। उन्होंने कहा कि रोते रोते कर दो, तो हमने रोते रोते बोल दिया। उन्होंने कहा हंसते हंसते बोल दो, हमने हंसते हंसते बोल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे करके कर दो, हमने वो करके दिखा दिया। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ईजी है यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ। तो कहते हैं कि कल डेमो है। मैंने डेमो क्या होता है कि लिए कि ये जो चीज़ है ये हमको किसी के सामने करके दिखानी है और उसके बाद वो हमको बाहर भेजेंगे। बाहर कहाँ भेजेंगे? तो मध्य प्रदेश का ही एक जगह है उज्जैन। तो कह ले उज्जैन जाने वाले हैं, वो भी 2-3 महीने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो कह ले कि इसमें पैसे भी मिलेंगे। मैंने अच्छा। तो कहती पैसे भी मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे पैसे? तो उस टाइम पे कुछ 60-70 रुपये रोज़ के हिसाब से कुछ 2200-2500 का हिसाब हो रहा था महीने का। और हम दुकान पे जो काम करते थे उसका हमें सिर्फ 600 रुपये महीना मिलता था। तिबल यार। और दुकान पे हमको करना पड़ता था झाड़ू कटका, सामान उठाना, ये वो, मतलब बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें करनी पड़ी। मैंने कहा यार 600 रुपये मिल रहा है और साला ये करना है जिसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, सारी चीज़ ऊपर से गाड़ी में लेके जाएंगे, दूसरे शहर में घूमेंगे, और इसमें तो लड़के लड़कियां सब मिलके चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो गुड, बढ़िया है, ये ज़्यादा बढ़िया, ये बढ़िया है। लेकिन भाई अकेले नहीं जा सकते थे, जाएंगे तो दोस्त के साथ जाएंगे। मतलब वो उस टाइप की भ्रांति थी ना कि यार बाहर ले जाके हाथ पांव काट के भीख वीख नहीं मंगवाए टाइप से। डर भी रहता, अब नए शहर में पहली बार आया, उसके बाद चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों को राज़ी करने में लग गया। मेरा एक दोस्त है, वो भी मेरी तरह ही काम करता था। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार तू भी छोड़ काम वाम, अपन तो यहाँ चलते हैं। तो कहता है कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा। तो मैंने अपने दोस्त को रात भर एक कैरेक्टर, डॉक्टर का कैरेक्टर था उसमें गांव के, तो उस डॉक्टर के कैरेक्टर को मैंने उसको मंदिर में बैठा के, उसको घर नहीं जाने दिया, रात भर उसको डॉक्टर का कैरेक्टर जो है वो याद करवाया कि ये फाइनल हो जाए। हाँ, क्योंकि ये जा पाएगा तो मैं जा पाऊंगा, वरना मैं अकेले नहीं जा सकता, क्योंकि मरे तो फिर दोनों साथ में मरे, वैसा वाला मैं अकेला क्यों मरूं। तो भाई मैंने उसको तैयार करवाया, हमने डेमो दिया और हमारा डेमो पास हो गया। मतलब नुक्कड़ नाटक के डेमो में इतना कुछ मेन तो मैसेज होता है उसमें, वो बीच में थोड़ा सा एक्ट फिल करते हैं, तो वो हमारा पास हो गया और हम लोग उज्जैन चले। तो ऐसे करके मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला नुक्कड़ नाटक मुझे उज्जैन का मिला। नुक्कड़ नाटक से डायरेक्ट टिकट टू बॉलीवुड, ये चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आई, इसके बारे में कुछ बता। तो टिकट टू बॉलीवुड की शुरुआत ऐसे ही हुई कि मैं हमारे भोपाल के पास ही एक जगह है बासोदा, एक जगह है, वहाँ पे टीवी के कुछ मरीज़ हैं, उनके बच्चों को एक टीवी के बीमारी के अवेयरनेस के बारे में एक नुक्कड़ नाटक की मैं तैयारी करवा रहा था। तो मैं रोज़ जाता था और उनको तैयारी करवाता था। तो मेरा एक दोस्त है, वसीम नाम है उसका, और वसीम भाई जो हैं मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र या इस तरह से इवेंट मैनेजमेंट के काम करते थे। तो उनके पास एक काम आया होगा और उन्होंने, जो बम्बई की टीम आई थी, जो टिकट टू बॉलीवुड की जो कास्टिंग टीम थी, उन्होंने उनसे संपर्क किया कि यार हमको कुछ लोकल के एक्टर या जिनको तुम जानते हो तो तुम हमें उनके बारे में बताओ, तो हम उनको ऑडिशन करेंगे और ऐसा ऐसा शो है हमारा, रियलिटी शो। तो मुझे नहीं मालूम था इन सब चीज़ों के बारे में, ऑडिशन क्या होता है और रियलिटी शो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लेकिन वो जानता था क्योंकि वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से था और उसने थिएटर भी कर रखा था मुझसे पहले से। तो उसने मेरा नंबर दे दिया होगा। तो मैं उस दिन, मेरे बच्चों का फाइनल शो था, जो मैं रिहर्सल करवा के बच्चों को तैयार करवा रहा था, उस दिन मेरा फाइनल शो था बच्चों का। तो मैं जा रहा था उनका शो करवाने, विधायक मंत्री जी के सामने उनका शो था। तो रास्ते में मेरे पास एक कॉल आता है और कहते हैं कि यार आपका नंबर हमें मिला है, आप यहाँ आ जाइए और एक ऑडिशन दे दीजिए आप। तो मैं ऑडिशन पहली बार ही सुना, पहली बार, जैसे नाटक और रिहर्सल पहली बार नाम आया, वैसे ही एक नाम आया कि ऑडिशन। तो मैंने ये ऑडिशन भाई, मतलब कैसा ऑडिशन, क्या ऑडिशन? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, वो आप एक्टिंग ही आपको करनी है। मैंने कहा अच्छा जी। अब जब तक हम नुक्कड़ नाटक की एक्टिंग को एक्टिंग मानने लगे थे तब तक, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। तो कहले कल नहीं, आपको अभी आना होगा, और आप अभी आओ, और कल तो है ही नहीं कुछ भी, जो भी है। तो मैंने पूछा किसने नंबर दिया, तो उन्होंने मेरे दोस्त का नाम बताया। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त मेरे को बताता है कि हाँ यार वो लोग आए हुए हैं, कुछ ऑडिशन है और तू दे दे, अच्छा काम है, ऐसा ऐसा बढ़िया। तो मैंने कहा यार मेरा बच्चों का शो है, मैं तो आज वहाँ जा रहा हूँ। तो कहता है कि तू देख ले तेरे हिसाब से। अब उसने जैसे ही बोला ना कि टीवी पे आएगा और ऐसा होगा और चैनल वैनल का नाम लिया उसने, तो मन में ना एज एन एक्टर थोड़ा सा एक लालच आ गया
क्योंकि देखा ना टीवी पे लोगों को, अपॉर्चुनिटी भी लगी। हाँ एक अपॉर्चुनिटी जैसा लगा। तो उस शो के ऑडिशन दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ इस जगह पे भी हुए थे, तो जो लोग वहाँ नहीं दे पाए थे वो सब भी यहाँ भोपाल आ गए थे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा भीड़ वाला मामला है, लेकिन अपन को बुलाया गया था। उसने कहा था 10 मिनट। गेट के बाहर खड़े होकर मैंने फ़ोन किया उसको और मैंने कहा कि भाई मैं आ गया हूँ, आप आ जाओ। आपने कहा था ऑडिशन देना, मैं आ गया हूँ और मुझे जाना भी, आप फटाफट आ जाओ। तो मैं बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ, तो मेरे बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी जो हमारे साथ एक यूथ फेस्टिवल का एक नाटक कर चुकी थी। तो उसे मैंने देखा, तो उसका नंबर भी उसने दिया हुआ था, तो वो भी वही ऑडिशन देने थे। तो कह रही मेरे पास भी एक कॉल है। मैंने कि मुझे भी यार, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, मैं कैसा काम करता हूँ वो भी बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो आया बंदा जो उनका कोऑर्डिनेटर जो होता है, एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट से जो लड़का होता है, मैंने उनको फ़ोन किया कि आप आ जाइए, और वो आए। और गर्मियों का टाइम था, तो मैं ऐसे चेहरे पे कपड़ा बांधा हुआ था। तो उसने कहा कि ये हटाइए ज़रा चेहरे से आप अपने। तो मैंने खोला भाई, तो काला काला सांवला सा दुबला सा लड़का, और उसने देखा और उसने कहा कि मतलब उसने ऐसे देखा और अच्छा हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। डायरेक्ट ही जज कर लिया। हाँ मतलब जैसे ही मैंने चेहरा खोला और उसने कहा कि हाँ आप जा सकते हैं। वो आप कहाँ जा रहे थे? बच्चों का आपका नाटक है वहाँ। मैंने कि जा सकते हैं मतलब यार आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत मतलब 40-50 किलोमीटर से वापस आया हूँ और आप मुझे कह रहे हो जा सकते हैं, मतलब आपको नहीं चाहिए ऑडिशन, नहीं करना है? तो कहते हैं नहीं वो हम थोड़ा सा वैसा देख रहे हैं, थोड़ा उनका जो भी क्राइटेरिया रहा होगा, मटेरियल, लुक वुक, पर्सनैलिटी और सारी सब कुछ चीज़ें। और वो लड़की ठीक ठाक ही दिखने में, उसने कहा कि हाँ आप आ जाइए आप ऑडिशन के लिए। बुरा सा लग गया मेरे को बड़ा। वो जजमेंट कर लिया हाँ डायरेक्ट। मतलब शक्ल देख के उसने अकल का अंदाज़ा जो लगाया है ना, वो उसकी आंखों में मेरे को एकदम गिलानी सी महसूस हो गई मुझे खुद से। मैंने कि यार मैं लड़के हार जाता तो समझ में आता, एक बार ये देख लेता और फिर कमी निकाल देता तो समझ में आता, लेकिन सिर्फ इसने शक्ल देख ली और चलो ठीक है कोई नहीं। मैंने कि अब ऑडिशन तो दूंगा, थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का व्यक्ति हूँ मैं, तो मैंने कि अब ऑडिशन तो देंगे। तो मैं अपनी बाइक पे मैंने अपना बैग रखा और अब वहाँ पे मैं खड़ा हो गया लाइन में सबसे पीछे। मेरे आगे ना एक भैया खड़े हुए थे, उनको मैं जानता था और वो थिएटर वगैरह करते थे, मैं थिएटर वेटर नहीं करता था। तो मैंने कहा कि भैया वो ऑडिशन जैसा मतलब क्या? बोले कुछ नहीं, तेरे को जो एक्टिंग का कोई भी डायलॉग या कुछ याद है तो वो मोनोलॉग करके तू उनको दिखा देगा और वो जज कर लेंगे कि क्या करना है, रखना है नहीं रखना है, ऐसा वैसा, और थोड़ा डांस और थोड़ा गाना। मेरे पास ना कोई कॉस्ट्यूम थी ना कुछ था। तो मैंने कि भैया 2 मिनट आप यहीं, मैं मेरा लाइन में मैं आता हूँ ज़रा सा। मैं बाहर गया तो मैं घूमते घूमते ना अपने उस डायलॉग को याद करते करते मैं घोड़े के पास पहुँचा। तो मुझे एक फटी हुई पैंट जैसा मिल गया, एक जैकेट जैसा मिल गया, कुछ बोरी वोरी, कुछ भी प्रॉप्स जो है मैंने वहाँ से कलेक्ट किए और उसको अपने एक्ट में शामिल करके, डिज़ाइन करके, और मैंने एक वो अपना किरदार बना लिया और जाके मैं लाइन में दोबारा लग गया। तो क्योंकि वो सारी चीज़ें गंदगी से उठाई हुई थी तो थोड़ी बदबू आ रही थी शरीर से। यार प्रांजल, मुझे दोपहर 12 बजे से लगे शाम के 8 बज गए। 8 बजे पहली बार मैं उस जगह पहुंचा टेबल पे जहाँ पे वो नंबर लगता है कि आपका ये नंबर है एज ए कंटेस्टेंट ऑडिशन देने के लिए। तो वो जब मेरे को लगाना छाती पे पहली बार, तो मैंने ये टीवी पे देखा हुआ था लोगों को ऐसे नंबर लगाते हैं। यार पता नहीं क्या ऐसा लगा कि नहीं बाबा, ये जो सब हो रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। और ऐसा था कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के बाद फिर आपको स्टूडियो में इन जजेस के सामने फाइनली भेजा जाएगा और वो डिसाइड करेंगे, मतलब 3 ऑडिशन के बाद चौथे ऑडिशन में आपको डिसाइड करेंगे कि भाई आपको रखना है या नहीं रखना है। तो मैं गया, बैठा, जैसे मेरा नंबर आया तब तक 8, साढ़े 8, 9 बज चुका था। वो लोग भी दिन भर के थके हारे थे। अब टालम टूली जैसा मामला चल रहा था। अब वो ऐसा चल रहा था कि यार इतनी मेहनत दोपहर से लगे हुए हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अपन अपने किरदार में थे बढ़िया। जैसे ही नंबर आया तो सबसे पहले एक केबिन बना हुआ था, वहाँ पे एक वॉलंटियर बैठी हुई थी उनकी, जो सबसे पहला ऑडिशन आपका इंट्रो वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आपसे पूछेगी, फिर वो अगली दूसरी जगह भेजेगी और फिर कोई और। तो वो वॉलंटियर के रूम में मैं जैसे ही घुसा तो जिस तरह का मेरा हुलिया था और जिस तरह का मैं किरदार में था, तो वो मैं कुछ बड़बड़ाते हुए ना उसके केबिन में घुस गया
उस रूम में, और वो मुझे देख के डर गई, चीख निकल गई उसकी। कौन घुस गया? हाँ मतलब कौन, मैं पागल जैसा दिख रहा था और उसको ऐसा लगा कि सच में कोई पागल जो है घुस गया, और उसने ज़ोर से चीखा और वायरलेस पे कुछ अंग्रेज़ी में कहा कि भाई कोई घुस गया है, तुम फटाफट आओ। तो सारे बाउंसर आ गए, किसी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया, किसी ने ऐसे पकड़ लिया और ऐसे दबा दिया। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि नहीं भाई ये देखो मेरे को कागज़ चिपका, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करने वाला हूँ। मैं उनको समझा रहा हूँ और वो मान ही नहीं रहे। मैं एक्टर हूँ। तो उसको समझ में आया कि अरे अरे छोड़ो। तब तक शो का राइटर आ गया, उस शो का, रियलिटी शो का उसका राइटर आ गए, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो बहुत सारे लोग आ गए कि भाई कौन घुस गया एक वॉलंटियर के पास। समझ ही नहीं पाया ना वो क्या। समझ नहीं पाए क्योंकि हुलिया वैसा था और बहुत इन द जोन, मतलब कैरेक्टर के अंदर, मतलब वैसे। तो कहते हैं कि शो का राइटर खड़ा हुआ है और लोग खड़े हुए हैं वो लड़की पे कि अच्छा एक्टिंग करने आया हूँ। तो मैं हाँ जी मेरा कुछ है, तैयार किया है, प्रिपेयर किया हुआ है। तो कह रहे कि चलो ठीक है करके दिखाओ। तो वो स्पीच मुझे याद थी उस मोनोलॉग की, तो वो मैंने परफॉर्म किया। तो कहते हैं कि अच्छा चलो कुछ गा के बताओ, गाना आता है? गाना क्या गाते हो? मैंने कि गाना मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी फिल्मी गाने गा लेता हूँ ऐसा। तो मैंने उनको एक गाना गा के सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। कहते हैं डांस? मैंने कि डांस नहीं आता मेरे को, मतलब वो वाला डांस नहीं आता अगर तुम स्टेप वाइज कि बोलोगे कि कोरियोग्राफ करके वैसा, लेकिन हाँ अगर तुम कुछ बजा दोगे तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नाच दूंगा। तो वो आता है। प्रांजल शो उन लोगों को वो ऑडिशन और वो सारी चीज़ें या वो ऑनेस्टी उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई, या फिर शायद रियलिटी शो वाले ढूंढते भी कुछ इस तरह का अतरंगी है, तो शायद उनको वो नज़र आया उन सब चीज़ों में। और उन्होंने सीधा मुझे उस स्टूडियो राउंड के बाद सीधा स्टूडियो में भेज दिया। बीच के दो नहीं, बाकी के हुए ही नहीं मेरे, डायरेक्ट स्टूडियो। हाँ मतलब उन्होंने वायरलेस में फटाफट की कोई ऐसा और एक बार और रुको, वहाँ पे पैकअप करने वाले थे वो कि आप देखो एक कुछ आया है। वो सीधे मुझे अंदर ले गए और मैं नहीं जानता था मुकेश छाबड़ा जी को, और वहाँ पे जो दूसरे जज थे हमारे उन सबको मैं जानता ही नहीं था, जबकि वो बहुत बड़ी नामी गिरामी हस्तियाँ हैं बॉलीवुड की, मैं उनको जानता ही नहीं था। और पहली बार मुझे एक स्टेज पे खड़ा कर दिया गया और वो सामने जज बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि स्टार्ट करो। तो जैसे मैं नुक्कड़ नाटक में परफॉर्म करता था, मैंने बिल्कुल वैसा का वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और उनको वो बहुत अच्छा लगा और वहाँ से मुझे गोल्डन टिकट मिला। डायरेक्ट गोल्डन टिकट का मतलब ये होता है कि अब आपको कहीं नहीं रुकना है, आप सीधे बम्बई आओगे। मैंने वो क्लिप देखी है जिसमें इरफान खान साहब सामने बैठे हुए हैं, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बैठे हैं। वैसे तो बेसिकली जानते तो थे ही नहीं, अब सब चीज़ें नहीं थी शुरू से। यार इरफान खान साहब की मैंने फिल्में देखी हुई थी उस टाइम, हाँ मतलब उस टाइम पे इरफान खान साहब की मतलब नुक्कड़ नाटक में, जैसे मैं भोपाल आया ना, तो भोपाल जब मैं आया तो लोग बात करते थे इरफान साहब या ओमपुरी साहब या नसीर साहब, ये बहुत लेजेंड लोग हैं, इन लोगों के बारे में बातचीत होती थी। और दूरदर्शन पे भी हम इन लोगों की मालगुड़ी डेज़ में ये सारी चीज़ें देख चुके थे। एक फिल्म आई थी पान सिंह तोमर उस टाइम पे। पिक्चर में देखना तो ठीक है कि पिक्चर में देखा, सामने देखने का एक्सपीरियंस कैसा था कि बिल्कुल फेस टू फेस? हाँ तो मैं मैं बड़ा एडमायर करता हूँ इरफान साहब को अपने काम में, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मतलब एज ए आइडल कह सकते हो आप इरफान साहब, कि उनको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या जादू है। मतलब वो करे एक्टिंग ही रहे, लेकिन अभिनय के जादू से रूबरू करवा देता है वो इंसान। और ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा ना उन्होंने मेरे जीवन पे एक अभी कि यार ये होती है एक्टिंग, हम जो करते हैं वो क्या है, कुछ नहीं, ये है कितना सरल है, कितना कमाल तरीके से करते हैं। तो मैं बड़ा दीवाना टाइप का था इरफान साहब का, और कभी मालूम ही नहीं था कि कभी उनसे मिल पाएंगे या कुछ होगा, लेकिन ठीक है वो एक दीवानगी है एक एक्टर की। तो वैसा था मेरा इरफान साहब के साथ। और फिनाले का एपिसोड है वो, जिस एपिसोड की आप बात कर रहे हो, फिनाले के एपिसोड में मुझे पता चला कि इरफान खान जो है आने वाले हैं, और फिनाले की टेंशन अलग, ठीक है। तो बड़ा सा एक मोनोलॉग था, और मुझे उस दिन क्योंकि स्टूडियो में शूट हो रहा था तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे बुखार आया हुआ था बहुत ज़ोर से, तो काँप रहा था मैं ऐसे। और फिनाले का परफॉर्मेंस, वो लास्ट परफॉर्मेंस होता है आपका जिसके बेसिस पे आपको विनर या फिर जो भी रनर अप आप बनते हैं, और ऊपर से इरफान खान साहब आ गए। अब भाई मतलब आप सोचो कि जिसको आप इतना मानते हो, जिसको आप जानते हो कि भाई ये बहुत कमाल का एक्टर है, वही सामने बैठा हो, वो आपके सामने बैठे हो,
तो आपको खुशी तो होगी ही, लेकिन आपको उतना डर भी लगेगा कि यार अब तक जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब अगर गलती की तो यार ये तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ तो उस्ताद सामने बैठे हुए हैं जिनको आप मानते हो इतना। तो आप उस क्लिप को देखोगे तो आप उसमें मैंने ऊटपटांग कुछ बातें भी की हुई हैं कि आपको देख के कैसा लग रहा है और ये सारी चीज़ें, मतलब उस क्लिप में उतनी चीज़ें नहीं, लेकिन बहुत भावनाओं में बातें हो जाती हैं। तो फिर वो मैं एक्ट किया, और मेरे लिए अपनी लाइफ का, आज इरफान साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मेरे लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने उनके सामने परफॉर्म कर लिया। बहुत बड़ी बात। मैंने उनके सामने परफॉर्म किया, अच्छा किया बुरा किया एक वो डजंट मैटर, लेकिन मैंने उनके सामने परफॉर्म किया और उन्होंने कुछ शब्द मेरे लिए कहे, ये अचीवमेंट है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ऐसा मोमेंट था कि साहब सामने बैठे हुए हैं और मैं काम कर रहा हूँ, और सच बताऊँ तो मैं अपने सारे डायलॉग्स भूल चुका था। मैंने कुछ जो दिल में मेरे आ रहा था ना, मतलब कहते हैं ना कि बस जो दिल में आता गया ना, मैं उनके सामने कहता गया और वो हो गया। और बस वो मोमेंट बहुत कमाल था मेरे लिए। जैकी भाई, टिकट टू बॉलीवुड किया, उसके बाद आप आ गए डायरेक्ट भोपाल, जबकि आपके साथ वाले जो कलाकार होंगे वो कहीं ना कहीं तो ट्राई कर ही रहे होंगे, दिल्ली मुंबई से ये थे, तो आपने नहीं सोचा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए? यार क्योंकि हमने जो 2-2.5 महीने शूट किया था रियलिटी शो, वो एक स्टूडियो में शूट किया था। स्टूडियो की लाइफ आपको पता है कैसी होती है। स्टूडियो मतलब एक बंद कमरा है, उसके अंदर सारी शूटिंग चल रही है, तो बम्बई शहर देखने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी चीज़, स्टूडियो से शूट ख़त्म होता था, वो हमको गाड़ी में बैठाते थे और सीधे होटल ले जाते थे। तो होटल और स्टूडियो, तो बम्बई क्या है, बम्बई को जानने का मौका ही नहीं मिला। 3 महीने बाद सीधा फ्लाइट पकड़ के वो ट्रेन पकड़ के जो है भोपाल आ गए। तो बम्बई क्या है पता ही नहीं चल पाया, बम्बई शहर क्या है टीवी में देखा हुआ था, वैसे ही बम्बई समझ में आता था। तो 2 साल जब मैं भोपाल में रहा, तो भोपाल में रहने के बाद में जब मुझे मेरी दोस्तों से, जिन दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई थी वहाँ पे कंटेस्टेंट से, जब मैं उनसे बात करता था और वो बॉम्बे में रहते थे, तो वो मुझे बताते थे कि भाई रूम किराए से लेना होता है, ऐसे ऐसे रहते हैं, इतना इतना खर्चा आता है, मतलब महीने का कुछ नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये खर्च चाहिए ही चाहिए, अगर आपको काम मिले चाहे ना मिले। अब ये बड़ी बात थी मेरे जैसे लड़के के लिए, जो रोज़ मतलब छोटा मोटा काम करके अपना, हाँ वैसा वाला 15-20 हज़ार रुपये महीना कैसे खर्च कर सकता है। तो वो एक बड़ा टास्क था। तो मन में ऐसा रहता था कि यार अगर अपने अंदर कोई बात है ना, तो अभी भी डेस्टिनी आपको यहाँ तक लेके आई है, अगर वहाँ भी ले जाना होगा ना, तो थोड़ा सा वो थोड़ा मन में था कि वो एक मौका देंगे, या फिर मुझे इतना पैसा यहाँ पे मेरे पास होगा कि मैं जाके वहाँ पे कर पाऊँगा। तो 2 साल जब चीज़ों को हो गए, तो धीरे धीरे यहाँ भी लोग कहने लगे कि यार यहाँ पड़े हुए तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो उसी बीच में ना रियलिटी शो जो टिकट टू बॉलीवुड था, उसी के रियलिटी शो के शो राइटर थे शंकर श्री कुमार। उनका एक दिन मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि जैकी क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं सर, ये नाटक वगैरह, नुक्कड़ नाटक और ये सारी चीज़ें चलती रहती है मेरी। तो वो कहते हैं कि यार एक नाटक डायरेक्ट करना है, और वैसे डायरेक्ट करना है और नाटक बनाना है, तुझे तो आता ही है, तू आ जा, और इसका इतना इतना पैसा मिलेगा, 35-40 हज़ार रुपये कुछ मिल जाएगा तेरे को 6 दिन का। मैंने कि बस यही तो चाहिए था, मौका, ये मौका ही तो चाहिए था। तो अब आप देखो कैसे अरेंज होगी चीज़ें। तो भाई उन्होंने कहा, मैंने कि ठीक है कर लूँगा। तो मैं पहुँच गया। अब मुझे क्या लगा था कि एक्टर होंगे वो, जिनको बताना है कि ऐसे ऐसे करना है। मैंने बताया ना आपको कि मैं बच्चों को तो ट्रेन करता ही था। तो मैंने कि यार वही ऐसा ही कुछ होगा कि उनको बताऊंगा मैं कि एक डायलॉग ऐसे 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 बोलो और एक नाटक बन जाएगा और हम कर देंगे उसको। तो जब मैं बम्बई पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो आज अपन मिलने चल रहे हैं उनसे जिनके साथ अपन को ये करना है। तो भाई वो मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर लेके गए, बहुत बड़ा ऑफिस था जिसका, और वहाँ मुझे पता चला कि उस ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, जो बेचारे दिन भर बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं उन लोगों के साथ मुझे ये करना, मतलब नॉन एक्टर्स। वो भी एक टास्क, वो कितना बड़ा टास्क है। एक तो मैंने कभी जीवन में डायरेक्शन नहीं किया, ऊपर से मुझे जिसको सिखाना है वो उनने कभी, और वो कैसा टाइम देंगे, मतलब वो ऐसा टाइम देते थे कि 1 मिनट रुकना सर, मैं अपना कंप्यूटर लगा के आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकना सर, एक मेल करके आ रहा हूँ। वो एक डायलॉग बोलते थे और मेल करने जाते थे। तो मैं बैठा हूँ, मैंने कि यार मैंने सर इनके साथ कैसे होगा।
कहते भाई करना तो पड़ेगा, एडवांस ले चुके हैं अपन और तुझे भी दे चुका हूँ मैं। और मैंने बाप रे, मैंने कहा यार ये तो बड़ा टास्क है। फिर मैंने जैसे तैसे वो चीज़ की और वो नाटक, एक कहानियाँ थी, कविताएं थी कुछ, उन कविताओं को मैंने ड्रामेटाइज़ करके और वो किया हमने, और वो बहुत अच्छा हुआ और उससे मुझे पैसे मिले। अब पैसे मिले तो सर कहते हैं अब क्या वापस जा रहा है? मैंने नहीं सर वापस नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक दोस्त है रहता है, उसी के पास मैं रुका हुआ हूँ अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे आ गए तो 2-3 महीने रुकता हूँ यहाँ पे। कहले हाँ ये बढ़िया काम है, तो जुड़ शामिल हो जा दुनिया की रेस में। मैंने कहा ठीक है जी, हो जाते हैं। तो अपने ऊपर तो वही चीज़ थी कि अपन ने एक रियलिटी शो किया हुआ है और देखा हुआ है कि, और ऐसा लग रहा था कि ये बस अब तो लोग अपन को डेस्टिनेशन ही थी जो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही थी। स्ट्रगल तो अब चालू होता। हाँ, अब भाई बम्बई पहुँचे और ऑडिशन और दुनिया भर की चीज़ें, और तब तक लोग जानने लगे थे, मतलब जो मुझे पहले से जानते थे वो अच्छे से जानने लगे थे कि यार इसने एक मतलब, और उनसे बात होती थी तो उन बेचारों ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन अच्छा काम करने वालों में मैं ही था। तो फिर मैं मुकेश छाबड़ा को भी जान चुका था, बॉलीवुड के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि शो के जज थे। तो पता चला कि भाई मुकेश छाबड़ा जो है उस कास्टिंग डायरेक्टर है, वही तो लोगों को काम देते हैं ऐसे ऐसे। तो पर भाई सत्यता कुछ और है ज़िंदगी की। वो एक रियलिटी शो था, वो सारी चीज़ें, वो अपने काम में बिज़ी हो गए शो उसके बाद। और फिर भी मैं बम्बई पहुंचा और उन्होंने बाकायदा मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, मैं मिला उनसे, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, मतलब उनको भी ऐसा लग रहा था कि 2 साल हो चुके हैं यार शो हुए, अब तक तो बहुत कुछ कर लिया होगा इसने, कि और क्या चल रहा है, क्या आ रहा है तेरा नया, ऐसा वैसा। मैंने कहा सर कुछ नहीं आ रहा, मैं तो भोपाल में था, मैं तो अब आया हूँ यहाँ पे, आप बताओ क्या करना है। कहले कि अच्छा, कहले कि ठीक है मैं बताता हूँ। तो कहले कि तू ऑफिस आ जाया कर, ऑफिस में रुका कर और देख कैसी चीज़ें होती हैं, क्या होता है। मैंने ठीक है। तो मैं पहुंच जाया करता था इधर उधर, ऑडिशन में भटकते भुटकते दुनिया भर में दिया और वहाँ पहुंच जाया करता था। तो बम्बई में रहने के बाद प्रांजल मुझे एक बात का एहसास हुआ कि नहीं, ये जो मैं करता हूँ, जिस तरह का एक्ट मैं करता हूँ, या जितना मैं जिस चीज़ को मैं एक्टिंग समझ रहा हूँ और अच्छी एक्टिंग समझ रहा हूँ, दरअसल ये वो चीज़ है ही नहीं। एक्टिंग तो कुछ और ही है। क्योंकि मैंने बॉम्बे में पहुँच के देखा कि एक से बढ़ के एक दिखने वाले दिग्गज एक्टर जो है वो लाइनों में खड़े होकर ऑडिशन दे रहे हैं, और मैं भी उनके बीच में लाइन में खड़ा हुआ हूँ। और वो मैं जानता हूँ, क्योंकि एक एक्टर ना चाहे कितनी भी चीटिंग कर ले, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि उससे बेहतर कौन कर गया। भले ही वो बोलेगा नहीं, लेकिन वो जानता है कि वो कहाँ कमज़ोर है और दूसरा कहाँ ठीक है। तो मैं जब उनको परफॉर्म करते हुए देखता था मुकेश जी के यहाँ पे कि यार ये एक ऑडिशन के लिए इतना प्रिपरेशन करते हैं, एक एक लाइन, एक एक पॉज पे इतना काम करते हैं, और मैं ये सब चीज़ें करता ही नहीं हूँ। मैं तो वो कर देता हूँ जो जितना भी मुझे मालूम है वो सब चीज़ें। मैंने कहा यार इसकी तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है, एक्टिंग की जो है वो ट्रेनिंग होती है बाकायदा, लोग इसको सीखते हैं और उसके बाद में उसको भावों को, रसों को समझते हैं और उसके बाद परफॉर्म करते हैं। ये मैंने बॉम्बे में पहुंचा, मैं समझा, तो मैंने कहा बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा। हालांकि मैंने उस दौरान छोटी मोटी चीज़ें की वहाँ पे, जिससे मेरा 8 महीने निकले, और कट्टू में 8 महीने के बाद मैंने अपना बैग पैक करा और मैंने की कि यार ये काम ऐसे नहीं होगा, अगर एक्टिंग करनी है तो आपको इसको समझना पड़ेगा और फिर आपको पूरी तैयारी के साथ चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होंगी। मतलब अपन तो अभी तक जीवन में नुक्कड़ नाटक करते रहे और अपन उसी को एक्टिंग समझते रहे। मैंने कि ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको परफॉर्म करते समय डर नहीं लगता, लेकिन आप अपनी बुद्धि की क्षमता से कर देते हो सारी चीज़ें, लेकिन आप अगर उसको और अच्छे से समझ लोगे तो आप बेहतर से बेहतरीन हो जाओगे। तो अपना बैग उठाया अपन ने बम्बई से और अपन वापस भोपाल आ गए। भोपाल आए और भोपाल आने के बाद मेरी शुरुआत हुई थिएटर की। अच्छा, थिएटर में जैसे आपकी शुरुआत हुई तो कौन कौन से प्ले करे आपने? थिएटर में मतलब लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैंने बहुत थिएटर किया है, लेकिन जबकि ये बात सच नहीं है, मैंने बहुत थिएटर नहीं किया है। मैंने 2017 से नाटक बाबूजी जो है, और उससे मैंने अपनी शुरुआत की थी रंगमंच पे, और मैंने अब तक मात्र 9 या 10 नाटक किए हैं, 9 या 10 नाटक किए हैं। और उन 9-10 नाटकों के अगर रिपीट शो भी मैं अगर काउंट करूं तो कुछ 45-46 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैंने बहुत रंगमंच नहीं किया है। तो हमने एक नाटक बाबूजी की स्क्रिप्ट उठाई, और उससे पहले भोपाल में ये नाटक हो चुका था, और भोपाल के बहुत दिग्गज कलाकार हैं जिनका नाम, दिग्गज और बड़े ही सीनियर एक्टर हैं, गोपाल दुबे जी,
वो ये नाटक करते थे और बड़े प्रसिद्ध था उनका किया हुआ ये नाटक, प्रचलित था, प्रसिद्ध था, लोग पसंद करते थे उनको। तो वो नाटक हमने देखा और हमने कहा कि यार अपन ये करते हैं नाटक। तो मैंने की कि अपन इस नाटक में बढ़िया सा एक अच्छा एक्टर कास्ट करते हैं और वो उनको मुख्य भूमिका में लेते हैं, बड़े से किसी सीनियर एक्टर को, और अपन ये करते हैं, अपन बाकी छोटे छोटे रोल जो है अपन लोग सब बांट लेंगे आपस में। तो हमने भोपाल के एक एक्टर को कास्ट किया, वो बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो उन्होंने भी हाँ कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग नए थे कि करते हैं तुम्हारे साथ। तो मेरा दोस्त डायरेक्ट कर रहा था, वसीम। तो फिर रिहर्सल हम हॉल बुक कर चुके थे, सब कुछ बुक हो गया था। जिन्हें हमने कास्ट किया था उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी कलाई जो है वो टूट गई, हार्ट फ्रैक्चर हो गया। अब सोचो, शो हमने बुक कर दिया है, हॉल बुक कर दिया है, रिहर्सल हॉल बुक कर दिया है, हम रिहर्सल स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर हो चुकी हैं चीज़ें, और लीड एक्टर जो करने वाला है वो जो है उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। बाप रे, वो सिचुएशन तो बहुत भारी होगी। और रिहर्सल स्टार्ट ही नहीं हो पाई थी, मतलब जैसे परसों करने वाले रिहर्सल स्टार्ट और आज उनके साथ ऐसा हो गया। अब उससे पहले हम स्क्रिप्ट लगातार पढ़ रहे थे सब मिलके। तो मैंने कहा कि यार अभी तो शो में टाइम है, 15-20 दिन है, देखते हैं कि तब तक वो ठीक हो, तब तक अपन प्राउंटिंग तो करते, रिहर्सल तो स्टार्ट करें क्योंकि बाकी एक्टर है। तो मैं प्राउंट करता था, उनके डायलॉग पढ़ता था और बाकी लोग अपना अपना करते थे। तो वो ठीक नहीं हो पाए। तो मेरा दोस्त जो था वो कहने लगा कि यार क्या करें। मैंने कहा यार मुझे दे तू, मैं इतने दिन से तो पढ़ ही रहा हूँ। मैंने कि मैं एक बार कोशिश करता हूँ। अब सोचो मेरी उम्र थी उस टाइम पे 24-25 साल उम्र थी मेरी, 24-25-26 के आसपास रहूँगा मैं। और वो कैरेक्टर की जर्नी है, वो 70 साल का होता है वो कैरेक्टर, ठीक है। वो मैंने कि ये कैसे होगा। तो कहते, मैंने कि करते तो हैं, चलो देखते हैं। रिहर्सल की, थोड़ा कन्वेक्शन के साथ किया, और पहला अटैम्प्ट था थिएटर पे। डर भी लग रहा था कि इतना बड़ा नाटक जो पहले से भोपाल के एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर वो उसको करते हैं, लोगों की नज़र में हम ये करने उतरेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो वो बर्डन, सारी सब कुछ चीज़ें, और मैंने वो किया और वो किस्मत से इतना अच्छा शो हो गया, वो लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने बहुत उसकी प्रशंसा की, काम की प्रशंसा की। और उसके बाद तुरंत मुझे नट सम्राट मिला, नाटक नट सम्राट। और नट सम्राट के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं, जयंत देशमुख, भोपाल रंगमंडल से ही हैं वो, भारत भवन भोपाल रंगमंडल से। जयंत देशमुख के डायरेक्शन में मुझे नट सम्राट करने का मौका मिला, और मैं नहीं जानता था कि जयंत देशमुख कौन है। जैसे मैं नहीं जानता था बाकियों को, तो मैं जयंत देशमुख को भी नहीं जानता था। और वो आए, नाटक ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे गुलदस्ता दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि कल मिलते हैं अपन। आपके साथ तो ऐसा है कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसके बाद ही जाना हूँ कि मेरे सामने जो बैठा है वो कौन है। हाँ, बस वो मुझे पता ही नहीं था। अब जयंत देशमुख कौन नहीं थे, लेकिन ये लोग जानते थे, इन्होंने मुझे बताया। मैंने कि वाह यार, ये अच्छी बात है। अब नट सम्राट जैसे ही उन्होंने नाम लिया, तो जब मैं बम्बई में था उस टाइम पे नट सम्राट नाना पाटेकर साहब की रिलीज़ हुई थी। क्योंकि मैं मराठी हूँ तो मैंने वो फिल्म देखी थी, और नाटक नहीं पढ़ा था, फिल्म देखी थी। और मैं बड़ा इम्प्रेस था नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस से उस फिल्म में। आप देखोगे उस क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है नाना पाटेकर साहब ने। तो मैंने कहा अच्छा वो नट सम्राट। और ऊपर से मुझे बता दिया उसने कि नट सम्राट का जो मुख्य रोल, जो किरदार है, वो हमारे भोपाल के NSD पास आउट बड़े दिग्गज कलाकार आलोक चटर्जी कर रहे हैं। तो एक लालच था। नुक्कड़ नाटक के दौर से ही जब हम रविंद्र भवन में रिहर्सल करा करते थे, तो आलोक दा अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ पे कुर्सी लगा के बैठते थे और उनको सिखाते थे थिएटर की ट्रेनिंग वगैरह। तो ऐसा रहता था कि यार कभी मतलब आलोक चटर्जी के साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो मेरा लालच बढ़ गया, मैंने कि यार मज़ा आ गया। हम पहुँचे तो उन्होंने मुझे नट सम्राट में कास्ट ना करके मुझे एक दूसरे नाटक की स्क्रिप्ट दे दी, सखाराम बाइंडर की। अच्छा। हाँ, 2 नाटक डायरेक्ट कर रहे थे जयंत देशमुख साहब। तो कहते हैं कि ये लो स्क्रिप्ट सखाराम बाइंडर की, और तुम ये तैयार करो। सखाराम बाइंडर में भी कोई कैरेक्टर था वो तैयार करने के लिए। तो मैं तो थोड़ा ऐसा उदासीन सा टाइप का हो गया। मैंने कि यार परसों ही तो मैंने इतना अच्छा नाटक करा है, बाबूजी लीड रोल करा है, और मैं तो नट सम्राट करने आया हूँ, आप मुझे यहाँ पे वो दूसरा और कोई नाटक दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने दादा मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं करना ये सखाराम, मुझे ना नट सम्राट करना है। मतलब मैंने उन्हें नहीं कहा कि मुझे आलोक चटर्जी के साथ
तो मैंने कहा कि दादा मुझे नट सम्राट में कुछ दे दो आप। कहले कि नहीं वो तो उसकी कास्टिंग हो चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो चुका है। मैं कि नहीं दादा मेरे को नट सम्राट दे दो, मतलब कुछ भी होगा मैं कर लूँगा। कहले अरे कुछ नहीं, एक नौकर का रोल है, वो आता है चाय देता है खाना देता है चला जाता है, कोई मतलब कुछ लाइन वाइन कुछ है नहीं। मैंने कि दे दो आप, वो ही दे दो। मतलब मैंने ये नहीं बताया कि मेरी क्यों करना चाहता हूँ मैं ये एक तो फिल्म का इम्प्रेशन, ऊपर से फिर दादा रोल कर रहे हैं, और फिर पता चला कि जयन देशमुख इतने बड़े डायरेक्टर हैं, और वो चीज़। तो फिर उन्होंने मेरे को उसमें नट सम्राट के अंदर एक रोल दिया, बिट्ठोवा का फिल्म के अंदर एक छोटा सा रोल है, और वो मैंने किया। और उस नाटक के बाद मैं इतने अच्छे कलाकारों के साथ, भोपाल के दिग्गज अभिनेताओं के बीच में मैं काम कर रहा था। और आलोक चटर्जी साहब जो हैं वो इतने कमाल के अभिनेता हैं, इतने कमाल के जानकार हैं, और उनको अभिनय के बारे में जितना पता है मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में किसी को और उनसे ज़्यादा कुछ पता होगा। वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जानते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते थे, बातें करते। तो मैं सिर्फ सुनता था और सुन के समझ में आ जाती थी और वही चीज़ करता था। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया बिट्ठोवा का कैरेक्टर। और उस नाटक की जर्नी ऐसी रही कि वो नाटक मेरे उन नाटकों में से जो भारत के बड़े बड़े राज्यों में प्रदर्शित हुआ और उसको बहुत सराहना मिली। तो ऐसे करके नट सम्राट मिला, फिर बाबूजी, नट सम्राट, लछिया, जुगनू की जूलियट, मैं भी माँ बन गया, सदगति। जेकी भाई थिएटर तक तो ठीक था, आपकी एक शॉर्ट फिल्म है साइकिल, हाँ जी। एक्टिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, ये बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड का क्या फंडा है? इसका समझ नहीं आया मेरे को थोड़ा। इसका एक अलग किस्सा है भाई। मतलब मैं गया तो एक्टिंग एज एन एक्टर ही था फिल्म के अंदर, एक्टिंग में परफॉर्म करने ही गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पे मुझसे ये काम भी करवाया जाएगा। मतलब मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं उस डायरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, देवाशीष माखीजा के बारे में। वो एक कमाल के डायरेक्टर हैं भाई, वो बहुत एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने एक्टर्स के साथ। तो साइकिल भी एक्सीडेंटल मेरी ज़िंदगी में, मतलब एक डेस्टिनी के थ्रू वहाँ तक भी मैं पहुँचा। मैं तो घर पे था अपने, और मुझे एकदम अचानक कॉल आया कि भाई आप इधर आ जाओ, एक ऑडिशन है, वो दे दो, एक शॉर्ट फिल्म का ऑडिशन है। मैंने यार इससे पहले भी शॉर्ट फिल्म करी, उसके लिए क्या मतलब ऑडिशन, सारी सब कुछ चीज़ें। तो कहते हैं कि आ जाओ भैया आ जाओ, ऐसा ऐसा। तो दोस्त ही था जिसने बुलाया था, तो मैं गया ऑडिशन देने। तो वो जिस रोल के लिए मुझे बुलाया गया था, वो रोल दरअसल कोई और कर रहा था, पहले से हो चुका था, कास्ट हो गया था, फाइनल था, वो उसके साथ शूट करने वाले थे। लेकिन उनकी कुछ व्यस्तताएं रहीं या फिर जो भी कारण रहा, वो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। तो मैं गया और मुझे एक सिचुएशन दी गई कि आप ऐसा ऐसा प्ले कर दो। मैंने वो प्ले कर दिया और मैं कास्ट हो गया। मैं उसमें कास्ट हो गया। अब कास्ट हो गया तो अब उस फिल्म की वर्कशॉप चलनी थी। वहाँ पे डायरेक्टर देवाशीष माखीजा और ये लोग कोई नहीं थे। मेरी दोस्ती हैं अपने भोपाल की भूमिका दुबे, NSDN। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, तो मैं कास्ट हो गया। और फिर 15 दिन उस फिल्म की वर्कशॉप चली। तो मैंने कहा यार वर्कशॉप हो रही है, शॉर्ट फिल्म की वर्कशॉप, मुझे नहीं मालूम था कि इतना डीप डायरेक्शन और मतलब इतने बारीकी से काम करने वाले डायरेक्टर हैं। तो पहली बार देवाशीष माखीजा से मैं वर्कशॉप के दौरान मिला। जैसे मैं बाकियों को नहीं जानता था, मैं इनको भी नहीं जानता था। तो हाँ, तो जबकि उनकी फिल्में आ चुकी थी, अज्जी आ चुकी थी, उनकी भोसले आ चुकी थी, और 2-3 फिल्में अगली बार, इस तरह की फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स ज़्यादा करते हैं वो, और फेस्टिवल रन करती हैं उनकी फिल्में, और बड़ी अवार्ड लगते हैं उनकी फ़िल्मों को। अपने तांडव जैसी मनोज वाजपेयी की फिल्म, वही सब वही डायरेक्टर हैं। तो भाई मैंने वर्कशॉप के दौरान रिहर्सल्स होती थी हर बार सीन की, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। देवाशीष माखीजा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने उस साइकिल की जो स्टोरी है वो एक्टर्स के अकॉर्डिंग, अच्छा, वो एक्टर्स के साथ इस वर्कशॉप के दौरान उन्होंने हर एक्टर को उस किरदार में इतना ढाल दिया, और एक्टर जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है ना, उन्होंने वैसा ही परफॉर्मेंस फिल्म के अंदर रखा है। ऐसा कुछ डिज़ाइन नहीं है कुछ बहुत। तो वो काम करके एक अलग एक्सपीरियंस लगा। मैंने कहा यार इस तरह से भी काम होता है, कि पहले तो स्क्रिप्ट मिल जाती है ना आपको कि आपको ऐसे परफॉर्म, लेकिन यहाँ तो कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, आप जो बोलोगे वही स्क्रिप्ट है। तो हमने वो वर्कशॉप के बाद मैंने वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने मेरे हाथ में ना एक मोबाइल दे दिया। उस फिल्म में 3 सिनेमेटोग्राफर हैं एक्चुअली, मुझे इंक्लूडेड मी,
दो और हैं, एक भूमिका ने भी प्ले किया है और एक और सिनेमेटोग्राफर है, उन्होंने भी प्ले किया है। तो ऐसे करके मैं वहाँ पे पहुँचा और मुझे दे दिया गया। हम सर्दियों में शूट कर रहे थे भाई, दिसंबर में, और जंगल के अंदर, और ठंड थी। सारे आदिवासी जो कैरेक्टर थे वो सारे के सारे बेचारे ऐसे थे कि कपड़े वपड़े नहीं पहने थे, ठंड के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। और वहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक आग जल रही है, आग के नज़दीक में परफॉर्म करना है, और वो चाहते थे कि वो एक टेक में वो पूरी परफॉर्मेंस जो निकले, कम से कम 6-7 मिनट का एक पूरा शॉट था, वो एक ही टेक में निकले। और वो मैं जो मोबाइल चला रहा हूँ, जो आप क्लिप देखोगे, वो क्लिप मैं ही सब सारे एक्टर्स को दिखाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, और मुझे मेरा परफॉर्मेंस भी करना है। और उस फिल्म के अंदर मैं सिर्फ आधे 1 सेकंड के लिए दिखता हूँ। तो वो जो जितना भी शॉट आप देख रहे हो वो मोबाइल से मैं दिखा रहा हूँ उसको। तो ऐसे करके यार एज एन एक्टर मुझे बड़ा बुरा लगा ये बात। मैंने भूमिका को कहा भी ये बात कि मैंने कि यार ठीक है, पर एक्टर का लालच क्या होता है कि वो दिखे ना। मैं इतने 15 दिन की वर्कशॉप कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है। तो वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखती थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये बात समझती हूँ, लेकिन डायरेक्टर थोड़े से मतलब जिस तरह का वो चाहते हैं तो वो ऐसा चाहते हैं। और मैंने ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार चलो अब जो भी हो गया, 15 दिन तो दिए, करते हैं, और मन से करते हैं, दिल से करते हैं, ऐसा नहीं मन मार के कुछ नहीं करेंगे। मैं बड़े मन से मैंने वो काम भी किया। तो ऐसे करके वो सिनेमेटोग्राफी और वो फिल्म इतनी कमाल है, साइकिल इतनी कमाल फिल्म है, उसको बहुत सारे अवार्ड लगे हुए हैं। बेस्ट डायरेक्शन में भी लगा है, बेस्ट एक्टर भी लगे हुए हैं उसको, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का भी अवार्ड लगा है, स्क्रीन प्ले के लिए भी लगा हुआ है, बहुत बेस्ट कंटेंट भी लगा हुआ है, देश दुनिया में उसको अवार्ड लगे हुए हैं। तो आप वो मौका मिले तो आप वो फिल्म ज़रूर देखिएगा। जोरम में जो आपका रोल था वो थोड़ा चैलेंजिंग था। हाँ जी, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि उसमें डांस भी है एक। तो वो कैसे माइंडसेट बिठाया कि मतलब इस तरीके से करना है, या उसके लिए प्रैक्टिस रही, या थोड़ा सा कुछ? हाँ, उसके पीछे एक प्रोसेस रही है। एज एन एक्टर कैरेक्टर डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है मेरी खुद की, जो मैं करता हूँ हर किरदार के लिए, चाहे वो थिएटर हो या फिर फिल्म हो। तो जोरम से पहले ना, कोविड के टाइम की बात है, कोविड से पहले मैंने एक सीरीज़ और की हुई थी। तो वो चंबल में शूट हुई थी। तो सारे डकैत वकैत ऐसे चंबल के जो है वो, तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। मैं कुछ 80-75 किलो के आसपास मेरा वज़न मैंने बढ़ाया था उस कैरेक्टर के लिए, बढ़ा हुआ था। तो भारी भरकम हो रहा था मैं, थोड़ा सा तगड़ा सा, मोटा सा, गाल वाल फूले हुए। लेकिन जब मैंने फ़ोटो भेजा तो सर ने मुझे कह दिया, देवाशीष जी ने, कि यार नहीं, मेरा कैरेक्टर तो ऐसा है ही नहीं। मेरा कैरेक्टर तो जो है वो लौंडा नाच करता है, उसकी पतली सी कमर है, दुबला पतला सा दिखता है, मतलब जब वो ड्रेसअप होता है तो एकदम लड़की जैसा दिखता है, और जब वो पुलिस वाला बनता है तो एकदम दलित आदिवासी जैसा दिखता है, और तुम तो एकदम अलग दिख रहे हो, मोटे तगड़े से, खाते पीते करके। तो कह कि ऐसा नहीं, तुम अगर कर सकते हो ट्रांसफॉर्म तो फिर अपने आप को, तो इतना समय है तुम्हारे पास, कुछ 2-4 हफ्ते। और वो कार भी चलाता है, मुझको कुछ नहीं आता था। मैंने कि यार फिल्म नहीं छोड़ना, मेरे को काम तो करना है मुझे, और घर बैठे बैठा इतना अच्छा रोल ऑफ़र हो रहा है सामने से, तो मैं कैसे। तो मैंने ना ट्रेनिंग शुरू कर दी अपनी। मेरे कुछ जो ट्रेनर हैं, दोस्त हैं, उनसे बातचीत की कि भाई कैसे, अगर मुझे कम समय में वज़न घटाना है तो दौड़ना, भागना, रनिंग, डाइटिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। डांस नहीं आता था, डांस पे काम किया, वो सब क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप देखोगे कि कैसे मैं रात भर नाच रहा हूँ पागलों की तरह, आता ही नहीं है डांस, और बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी करना है। रोज़ एक क्लिप बनाता था, सर को भेजता था, सर बोलते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, फिर वहाँ से रिप्लाई आता था। फाइनली चीज़ें ठीक हुई और मैं शूट पे पहुँचा, और कमाल का डायरेक्शन, कमाल के अभिनेता मनोज बाजपेयी, जीशान अयूब साहब, स्मिता तामे मैम, उनके बीच में एक ऐसे कलाकार को काम करने का मौका मिल रहा है जिसने इससे पहले कभी कुछ ऐसा बड़ा किया ही नहीं था। और सब लोग इतने सपोर्टिंग, और वहाँ पे भी मेरी वर्कशॉप हुई, मुझे गाड़ी चलाना सिखाया गया, और बुलेट मैंने चलाई उसमें। जीशान सर साथ में बैठे, बड़े प्रेशर होता था कि एक बहुत बड़ा एक्टर आपके बगल में बैठा हुआ है, और कैमरा लगा हुआ है, 2 कैमरे लगे हुए हैं उसी गाड़ी के ऊपर, उस गाड़ी पे कैमरा कसा हुआ है, और गाड़ी का वज़न, पगडंडियों पे आपको गाड़ी चलानी है, और आपको परफॉर्मेंस भी करनी है। तो जब आप उस क्योंकि थिएटर में ये सब चीज़ें नहीं होती ना, थिएटर में ऐसा मार्किंग वाकिंग जैसा आपके साथ होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप कहीं बंध गए हो।
आप मंच खुला होता है, आप मंच पे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कैमरे के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है कि आप ज़रा भी इधर उधर हुए तो आप फ्रेम से आउट हो जाओगे और आपको कितना लिमिटेड एक्सप्रेशन रखना, ये सारी चीज़ें वो सब मुझे साइकिल के दौरान एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, कैमरे को समझने का मौका मिला। और सर की वर्कशॉप ने मुझ पे बहुत बड़ी छाप छोड़ी, जिसकी वजह से शायद मैं थोड़ा बहुत अच्छा उस किरदार के साथ इंसाफ कर पाया। और वो आपका जो डांस था वो मनोज वाजपेयी जी ने देखा? यार मेरे लिए एक मतलब बड़ा दुख का विषय है ये कि वहाँ मैंने इरफान साहब के सामने तो परफॉर्म कर लिया, उन्होंने कुछ कह भी दिया मेरे लिए, और मनोज वाजपेयी भी मेरे मतलब आइडल जैसे ही है, मैं उनको बहुत मानता हूँ एज एन एक्टर, और मुझे बहुत पसंद है वो। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, शूल हो, या फिर फैमिली मैन हो, इस तरह की फिल्में मैं उनकी देखता हूँ। कमाल के अभिनेता हैं, अलीगढ़ हो, तो मुझे बहुत पसंद है। तो इस फिल्म को आप अब जब देखोगे ना जोरम को, तो जोरम में आप देखोगे कि मनोज वाजपेयी के साथ मेरा एक भी संवाद नहीं है। और मैं इतना एक्साइटेड था कि जब तक स्क्रिप्ट नहीं थी कि यार मनोज वाजपेयी के साथ कुछ बोलने चालने को मिलेगा, ये मैंने पूरी शूट पे मैं सर से ऐसा कहता रहा कि सर कुछ तो करवा दो, मतलब मनोज वाजपेयी मुझे ऐसा देख के ही चले जाएं, कुछ बोल के चले जाएं, मतलब एक होता है ना कि यार इनके साथ काम, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट फिल्म विद मनोज वाजपेयी। इससे पहले मैंने एक प्रकाश झा की फिल्म है चक्रव्यूह, उसमें मनोज वाजपेयी थे, ओमपुरी साहब थे, अर्जुन रामपाल थे, तो मैं उस फिल्म में ना क्राउड आर्टिस्ट था। अच्छा। और वो क्राउड आर्टिस्ट मैं कब था, मैं टिकट टू बॉलीवुड करने के बाद जो 2 साल में भोपाल में रहा, उस बीच में मैं क्राउड आर्टिस्ट था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्राउड में कास्ट हुआ हूँ। तो 45 दिन तक मैंने उस फिल्म की शूट की और मैं क्राउड में खड़ा रहता था, भीड़ में, और मैं बस मनोज वाजपेयी को देखता रहता था ऐसे। और फिर मैंने ये किस्सा मनोज सर के साथ वहाँ शेयर भी किया मैंने, सर एक फ़िल्म और मैंने चक्रव्यूह आपके साथ की थी, उसमें मैं क्या यार चक्रव्यूह, मैंने कहा हाँ सर वो थोड़ा क्राउड में था वैसे। कहते तो अब तो तू कर रहा है, मैंने कहा सर इसमें भी कहाँ मैं आपके साथ कुछ बातचीत या वो सब कुछ मेरा जीशान सर के साथ ही है। तो बहुत मज़ा आया। और सर बस यही कहते रहे कहले कि अरे पागल है तू, इतना छोटा क्यों सोचता है, तू उस फिल्म के अंदर है, हिस्सा है तू उस फिल्म का। और जब मामी में इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तो उस दौरान मनोज सर आए थे और मनोज सर ने खुद उस मेरे काम को अप्रिशिएट किया था, और उन्होंने कहा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये शब्द सुन के मुझे बड़ा मज़ा आ गया था। डांस के लिए भी कुछ बोले थे वो आपके? हाँ यार, शाम को उनका पैकअप हो रहा था और मेरा डांस का सीक्वेंस जो है शूट होना था, तो ऐसे ट्रॉली पे मैं जाके रिहर्सल करने वाला था, तो मनोज सर जाने वाले थे, कॉस्ट्यूम चेंज करके बैठे हुए थे, उनकी गाड़ी लगी हुई थी। तो शाम का वक्त था ऐसा झारखंड में पुलिस चौकी के बाहर, तो मनोज सर ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, देव सर, जीशान सर, ये लोग सब। तो देव सर ने बोला कि जाओ ट्रॉली पे करके गाने पे 2-3 बार रिहर्स करो। तो मनोज सर सामने बैठे हुए थे, जीशान सर सब वगैरह। तो मैं गया और वो देख रहे थे मेरे को। तो वो कहते हैं ना कि बड़ा कलाकार जो होता है ना, वो मतलब पूरे चावल को चेक करने, वो एक बार में समझ में आ जाता है कि भाई क्या होने वाला है। क्योंकि मनोज सर ने एक नाटक किया है और उनका बहुचर्चित नाटक है नेटुआ करके एक शो है उनका, उन्होंने उसमें इस तरह का किरदार प्ले किया है, थिएटर शो। तो वो बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि कौन करने वाला है लड़का, एक्टर कौन है। तो मैंने अपना पहला ही ऐसा मूव करके, मैं ऐसे करके एक अंगड़ाई ली और स्टार्ट भी नहीं किया था, मतलब वो एक पहला एक्सप्रेशन जो था मेरा, एक मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट जो था, मैंने ऐसे करके बिल्कुल लचक के साथ जो मैंने किया, तो मनोज सर ने वहाँ से सीटी बजाई और ताली बजाते हुए और वाह ऐसे करके बोले, और मैं पलट के देखता हूँ तो मनोज सर बोले ताली बजा के, और फिर उनको निकलना था। वहीं पास हो गए? और मैं मतलब वो काफ़ी था, मैंने कि बस एक रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्टर के लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है कि वो एक्टर के देखे। लिए। हाँ बस। एक फिल्म में आपकी घोड़ी पे होके सवार, हाँ, तो उस कैरेक्टर को आप मूड में लाने के लिए या उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए मोटिवेशन कैसे लेते हो? तो फिल्म की स्टोरी दरअसल हम देखते हैं कि आज भी इस तरह की सिचुएशन हम प्रेमचंद की कहानियों में ज़्यादातर देखते हैं कि दलित और इस तरह के कल्ट सिनेमा को के तरह की कहानियाँ, कि एक बंदा है जो प्यार में स्ट्रगल करता है पहले तो, और प्यार में तो प्रेम विवाह को नहीं माना जाता, प्रेम विवाह से अगर घर वाले राज़ी हो जाएं तो उसके बाद में लड़की अगर डिमांड कर दे कि भाई घोड़ी पे बैठ के आना, तो वो उसको यही समझा रहा है कि भाई जैसे तैसे तो घर वालों को मनाया हुआ है, ऊपर से तूने एक नया शौक़ मतलब फरमाइश कर दी कि घोड़ी पे बैठ के आना, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर उसके मन में एक ये भी बात है कि यार क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि अपनी प्रेमिका की एक फरमाइश पूरी कर पाऊँ। तो उस फरमाइश को पूरी करने के लिए वो पूरे समाज से लड़ जाता है।
तो ये उस फिल्म की कहानी है। और इस फिल्म के अंदर वो कहता भी है कि सब मान गए तो ये नई चीज़ क्या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जैसे तैसे माने। तो उसमें गाना है, मैं थोड़ा गा के बताता हूँ। ये गाना लिखा भी मैंने ही है, फिल्म में गाया इसको जीतू खरे ने। बाई माने गई दद्दा माने गए, बाई माने गई दद्दा माने गए, मन की हमारी तुम जानो, हाँ तुम जानो, पिंकी हमारी बात मानो, पिंकी हमारी बात मानो। गधा गधैया घोड़ा घोड़ी जिद पकड़ के बैठी मोड़ी, जिद पकड़ के बैठी मोड़ी। ढोल नगाड़े खूब ही बजाए लेकिन बरतिया घोड़ी पे लाए, लेकिन बरतिया पैदल लाए। बाई माने गई दद्दा माने गए, मन की हमारी तुम जानो है तुम मानो, पिंकी हमारी मतलब वो लड़का उसके घर के सामने नकली दुलदुल घोड़ी लेके कह रहा है कि यार नकली वाली से आ जाऊँ चलेगा, असली पे तो नहीं बैठ सकता। और वो वहाँ से उसको भगा देती है कि नहीं बाबा, आना तो असली पे ही, आना तो असली। मतलब वो पढ़ी लिखी है और वो चाहती है कि इतना अवेयर हो जाए उसका होने वाला पति कि ये सब दकियानुसी सोच की बातें हैं, आपको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो हमारी फिल्म को बड़ा पसंद किया गया। इसको 9.7 रेटिंग है इसकी IMDb पे। दादा साहब फाल्के में फेस्टिवल में, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में 8वें नंबर पे सिलेक्ट हुई। जैकी भाई शुरुआत तो नुक्कड़ नाटक से करी, हाँ जी। कैसे टिकट टू बॉलीवुड में गए, फिर भोपाल आना हुआ, फिर मुंबई जाके काम करना हुआ, फिर थिएटर जुड़ना, फिर उसके बाद फिल्में मिलना। अब इस टाइम पे आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और आप आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले 10 सालों में वो तो तय करेंगे कि हम किस तरह का फिल्में कैसे चलती हैं, सारी सब कुछ चीज़ें ऑडियंस पे आजकल बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। लेकिन लगातार काम करते रहेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, ये मैं प्रॉमिस आपसे कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की हुई है शंकर श्री कुमार के साथ, तो एक वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है और उसमें मैंने एक अच्छा किरदार निभाया है। और इसके अलावा एक और वेब सीरीज़ है हजामत, अखिल सचदेवा जिसके डायरेक्टर हैं, वो भी मेरी एक आने वाली है, एक परमानेंट पैरेलल कैरेक्टर में, अच्छा किरदार है वो भी। इसके अलावा मेरी 2-3 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो अभी फेस्टिवल सबमिशन में चल रही हैं, तो वो भी रिलीज़ होंगी। और होपफुली मेरी एक फ़िल्म है प्यार का बुखार। ये फ़िल्म मैंने 2015 में टिकट टू बॉलीवुड रियलिटी शो से वापस आने के बाद, जो 2 साल का गैप जो यहाँ पे किया था, उस दौरान मेरे एक दोस्त ने एक फ़िल्म बनाई थी, एक फ़ीचर फिल्म। वो फ़िल्म लिखी मैंने थी, तो वो फ़िल्म उस टाइम पे शूट कर ली थी, लेकिन अभी उसको रिलीज़ करने के बारे में उसने पैसा वैसा एडिट और DI वगैरह करके दोबारा, तो वो फ़िल्म मेरी सबसे पहले आने की संभावना है। और एक फ़िल्म मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तो ऐसे करके कुछ 5-6 प्रोजेक्ट हैं जो आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। जैकी भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से जो साथ वाले भी होंगे वो आपको जानते होंगे जितना इस पॉडकास्ट के ज़रिए जानेंगे। बहुत सारे पहलू ज़िंदगी के ऐसे थे जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं थे। मतलब बैठ जाते हैं न्यू मार्केट में, एक पेड़ है वहाँ पे बैठ के बातचीत चलती रहती है, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद शायद लोगों को पता चलेगा कि वो कहते हैं ना कि हर आदमी फ़िल्म देख के ये कहता है कि यार क्या एक्टर, वो एक्टर, ये। तो मेरा वही है कि यार कहाँ पहुँचा हूँ ये ना देख, ये पूछ कि कैसे पहुँचा हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि ये लाइन जो है वो इस इंटरव्यू के बाद सार्थक हो जाएगी। जैकी भाई आप इस पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और अपना इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।